Hello students, welcome again to my YouTube channel Life Science Classes. This side is Swati ma'am, your biology mentor. आज से हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी पेज बाय पेज मास्टर सीरीज़। ठीक है ना, जो नाम में ही मास्टर सीरीज़ है मतलब कि आप समझ जाओ कि हमने जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है इसके मास्टर बनना है। ठीक है, तो बेटा अब हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 1 से यूनिट 5 तक सीक्वेंस में चलेंगे। साथ में जो हमारा नीट यूजी का सिलेबस है उसके हिसाब से हम यहाँ पे लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम अपने चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं नीट यूजी के सिलेबस के हिसाब से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी न्यू एनसीईआरटी से मिसिंग है, वो यहाँ पर इससे कट हो गई हैं, लेकिन हमारे नीट के सिलेबस में है तो हम उन चीज़ों को भी कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहली यूनिट है हमारी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब देखो ये छोटी कुछ चीज़ें मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा दी हैं, तो हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे इस यूनिट के अंदर हमारे 4 चैप्टर हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अब देखो बायोलॉजी क्या होती है मैंने आपको समझाया, इसमें हम लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग प्रोसेस यानी कि लाइफ प्रोसेसेस, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये सब। ठीक है ना, अब देखिए जो पुराने अर्ली मैन थे वो डिफ्रेंशिएट करते थे इन एनिमेट मैटर और एनिमेट मैटर। एनिमेट मैटर लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन एनिमेट मैटर यानी कि यहाँ पे नॉन लिविंग मैटर की बात हो रही है। ठीक है ना, कुछ वो पूजा वगैरह भी करते थे, जैसे कि इन एनिमेट मैटर हो गया, पूजा कर रहे हैं किसकी, विंड की, सी की, फायर की, इन सब की पूजा कर रहे हैं। और सिर्फ इन एनिमेट मैटर यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की पूजा नहीं करते थे, वो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स यानी कि लिविंग मैटर की भी पूजा करते थे। उसके बाद में कॉमन सर्टेन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ इन एनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वॉज द सेंस ऑफ ओ और फियर दैट दे इवोक। मतलब कि जब वो अगर देख रहे हैं कुछ कॉमन फीचर्स देख रहे हैं इन एनिमेट मैटर के अंदर और एनिमेट मैटर के अंदर, जो कुछ फीचर्स वो देख रहे हैं जिनकी वजह से वो काफ़ी सरप्राइज होते थे, उन्हें वो डरते भी थे, तो इस तरह के इमोशंस उनके माइंड में आते थे बेटा। ठीक है ना, अगर हम बात करें द डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। समझ में आया? एंथ्रोपोसेंट्रिक मैंने आपको भी समझाया। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब कि जब हम जो बायोलॉजिकल नॉलेज है उसकी जो उसमें हम सिर्फ सेंटर में किसको रख रहे हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग को अगर सेंटर में रख रहे हैं, उसी का मेन रोल यहाँ पे देख रहे हैं, उससे रिलेटेड मतलब सबसे जो ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे किसको दी जा रही है, ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, इसी के लिए। और उसकी वजह से यहाँ पर जो हमारी बायोलॉजिकल नॉलेज है उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। और अगर हम जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर है, इस लिविंग वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उनको हम इक्वली ट्रीट करते हैं, सबकी इक्वली इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बायोसेंट्रिक। उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेटा बायोसेंट्रिक वर्ड। ठीक है ना, लेकिन शुरुआत में मतलब यहाँ पर जो स्टडी की गई वो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को देखते हुए की गई, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल नॉलेज में उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने दूसरे जो स्पीशीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनका ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन किया, नोमेनक्लेचर किया, क्लासिफिकेशन दिया उनका। ठीक है ना, और एक उन्होंने और क्या देखा, उन्होंने मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सिमिलैरिटीज़ देखी। मतलब जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल हैं एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में, उनमें उन्होंने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल सिमिलैरिटी देखी। हॉरिजॉन्टली सिमिलैरिटी मतलब कि जब हम एक ही जनरेशन के अंदर जो सिमिलैरिटी देखते हैं उसको हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी बोलते हैं। और जब दो डिफरेंट जनरेशन के बीच में हम सिमिलैरिटी देखते हैं, जैसे कि पेरेंट्स और बच्चे, अगर उनमें सिमिलैरिटी देखें तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिमिलैरिटी, और अगर हम बच्चों के बीच में या फिर जो पेरेंट्स हैं उनमें ही हम सिमिलैरिटी देखें तो वो हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें पता चली, सिमिलैरिटी देखी और दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। तो फिर उसके बाद में पता चला कि इस अर्थ के ऊपर, इस लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना, सब एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो उसके बाद में मतलब लोगों को, साइंटिस्ट को थोड़ा ये हुआ कि हाँ, जो दैट ऑल प्रेजेंट डे द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ वॉज आर रेवल्यूशन which humbled man and led to cultural movement for conservation of biodiversity। मतलब इस तीन सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों के माइंड में फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बातें आई कि हाँ हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना है, क्योंकि हर एक स्पीशीज़, हर एक माइक्रो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, हर एक ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना, तो इस यूनिट में बेटा हम सारे मतलब पूरा जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, तो उन सारी चीज़ों को हम इस यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। ये है हमारे साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर। ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, हमने व्हाइट बोर्ड पे मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। ठीक है ना, ये कितने साल तक, 100 साल तक, सबसे पहले तो इनकी एज 100 साल थी, 100 साल तक जिए ये। ठीक है, दूसरी चीज़ इनको हम 20th सेंचुरी के डार्विन भी बोलते हैं, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार सिर्फ पढ़ देती हूँ। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 20th सेंचुरी के डार्विन इनको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, अगर हम इस टाइम पे 100 ग्रेटेस्ट जो 100 टॉप साइंटिस्ट हैं उनमें इनका नाम आता है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने किस
किस चीज़ों पे रिसर्च की? ऑर्थिनोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, इन सब चीज़ों पे इन्होंने रिसर्च की। इसके अलावा इन्हें 3 बहुत अच्छे प्राइज़ मिले थे, 3 प्राइज़ से इनको अवार्डेड किया गया था, तो इसलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी इनको बोला जाता है। इनके जो 3 प्राइजेस थे वो इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, क्रैफोर्ड प्राइज़ और बेल्जियन प्राइज़। इनके जो प्राइज़ थे बेटा, बेल्जियन प्राइज़ जो 1983 में मिला, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी जो इनको 1994 में मिला, और क्रैफोर्ड प्राइज़ जो कि इनको 1999 में मिला। ठीक है, उसके वर्ड, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, कितना वंडरफुल है लिविंग वर्ल्ड, बिल्कुल वंडरफुल है, ठीक है ना। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर, लेक, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग, इन सब जगह हमें देखने को मिलते हैं। लीव अस स्पीचलेस, मतलब ये सारी चीज़ें क्या बोलेंगे, मतलब हमें समझ में नहीं आता। वो कोल्ड माउंटेन पे भी हैं, हॉट स्प्रिंग पे भी, ये सारी चीज़ें हमें स्पीचलेस बना देती है, ठीक है। अगर हम देखें द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स होता है दौड़ता हुआ, बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ हॉर्स। अगर हम माइग्रेट करती हुई चिड़ियों को देखें, माइग्रेटिंग बर्ड्स को देखें, वैली में फ्लावर्स को देखते हैं, शार्क को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बड़ी सरप्राइजिंग लगती हैं और हमें मतलब एक डीपली हमें एक आश्चर्य सा फील होता है इन सब चीज़ों को देख के, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो इकोलॉजी हमें पॉपुलेशन के अंदर द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब कि हमें इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि हमारे माइंड में एकदम से आ सकता है, जैसे कि प्रे और प्रीडेटर का रिलेशन जो होता है उसको हम इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। मतलब कि जैसे कि लाइकिन है, जैसे फंगस और एल्गी साथ में रहते हैं, और माइकोराइजा है, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे कॉपरेशन के एग्जांपल्स हैं, जो इसमें जो पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं या फिर कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशन है, उनके बीच में हमें इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन देखने को मिलता है। और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ, मतलब कि अगर हम मॉलिकुलर लेवल पे भी अगर हम सेल को देखते हैं तो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें एक तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन लेके आते हैं कि व्हाट इज लाइफ है क्या वैसे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होते हैं। दिस क्वेश्चन हैज़ 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन, पहले वाला टेक्निकल है, एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज, मतलब लिविंग क्या है एज अपोज टू द नॉन लिविंग। अगर हम कंपैरिजन करें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में तो क्या है लिविंग, किनको हम लिविंग बोलते हैं। और सेकंड हमारा क्वेश्चन फिलोसफिकल है, ठीक है ना, जिसमें ये पूछा जाता है कि पर्पज ऑफ द लाइफ का पर्पज़ क्या है, लाइफ का पर्पज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद में एज साइंटिस्ट, अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वहाँ पे साइंटिस्ट इसका आंसर देते हैं, सेकंड वाले का उनके पास कोई आंसर नहीं है। तो अब हम इसी को व्हाट इज़ लिविंग क्या है, मतलब किनको हम लिविंग बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अगर जब भी हमारे माइंड में लिविंग की बात आती है, व्हाट इज़ लिविंग, जब भी माइंड में लिविंग की बात आती है, देखो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंसली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कुछ फीचर्स हमारे माइंड में आते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रेस्पॉन्स कम टू आवर माइंड, मतलब कि कोई भी हमें स्टिमुलस मिला और उसके अगेंस्ट हम कोई रेस्पॉन्स दे रहे हैं, यानी कि इसको हम कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। ये हमारे तुरंत हमारे माइंड में आते हैं जैसे कोई लिविंग थिंग की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कुछ फीचर्स हमारे माइंड में आते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट हो गया, सेल्फ ऑर्गेनाइज हो गया, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस, ये सब कुछ और मोर फीचर्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मास हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हो सकती है, ठीक है ना। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, देखो अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ग्रोज बाय सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करता है, ठीक है ना। इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स में बात करते हैं तो हम जो सेल डिवीजन है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, थ्रू आउट द लाइफ स्पेन चलता रहता है, ठीक है ना। लेकिन एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज पे आके रुक जाती है। लेकिन सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू, लेकिन कुछ जो टिश्यू है उनके अंदर सेल डिवीजन फिर भी चलता रहता है, जैसे वहाँ पे कोई हमारी इंजरी हो गई, हमारे लीवर में कोई डैमेज आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारे स्किन के सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं,
रहते हैं, और जो हमारी इनर लाइनिंग होती है, स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, वो टाइम टू टाइम रिप्लेस होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सभी मतलब बिल्कुल ही सेल डिवीजन रुक जाता है, तो नहीं, कुछ कुछ सर्टेन टिश्यू ऐसे हैं जिनमें डिवीजन चलता रहता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हम जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को अगर हम इन विट्रो कल्चर करते हैं, इन विट्रो कल्चर का मतलब होता है बेटा जब हम उन्हें लैबोरेटरी के अंदर कल्चर कर रहे हैं, ठीक है ना। इन विवो जब वो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, और इन विट्रो जब हमने उन्हें कुछ आर्टिफिशियली खाना पीना दिया और उन्हें हम पैट्री प्लेट में, पैट्री डिश में ग्रो कर रहे हैं, तो उसको इन विट्रो कल्चर बोलते हैं। इस तरीके से अगर हमने ग्रो किया है तो हम उनके नंबर को काउंट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। तो हम देख सकते हैं उनके डिवीजन को, उनके सेल डिवीजन को हम यहाँ पे देख सकते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर हम मेजोरिटी मतलब अगर हम हायर प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं तो उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब कि रिप्रोडक्शन एक अलग है और डिवीजन, सेल डिवीजन अलग है, ग्रोथ अलग है। लेकिन अगर वही बैक्टीरिया की बात करूँ, बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ का मतलब रिप्रोडक्शन, दोनों सेम है। अगर जो सेल है वो डिवाइड करिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो डिवाइड कर रहा है, सेल डिवाइड होकर 2 सेल में डिवाइड हो जा रही है, 2 सेल बना रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी हो गया क्योंकि वो एक सेल ने 2 डॉटर सेल बना, रिप्रोडक्शन भी हो गया, यहाँ पे सेल डिवीजन भी, मतलब वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हम यहाँ पे उनको बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमें देखने को मिलती है हायर प्लांट्स और एनिमल्स में। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मासेज इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। मतलब कि अगर बॉडी मास जो, मतलब हमने बोला ना कि इंक्रीज इन मास को भी हम ग्रोथ कंसिडर करते हैं, तो ऐसा हमें नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है कि वो उनका मास इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि माउंटेन है, बाउल्डर्स है, सैंड माउंट है, इन सब में क्या होता है, मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। However, the kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface। मतलब कि हालांकि ये इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं है, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, मतलब सरफेस पे मटेरियल इकट्ठा एक्यूमुलेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ग्रोथ को याद रख सकते हो, एक इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, ठीक है। उसके बाद में इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। समझ में आया ना, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के और कुछ डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो ग्रोथ हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो है लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, जैसा कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया, ठीक है। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन all living organism have to be explained and then we understand that it is a characteristics of living system। a dead organism does not grow, मतलब जो हमारे dead organism होते हैं वो ग्रो नहीं होते, हालांकि जो ग्रोथ है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना, क्योंकि जो डेड हो जाते हैं उनमें ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में दूसरा हमारा